सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 से भारत के विनिर्माण क्षेत्र को मिलती नई मजबूती पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक A.K. भट्टाचार्य। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद। संसद ने आज कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया। इस विधेयक में भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन कर हमारे डिजिटल भुगतान प्रणाली के मजबूतीकरण, व्यापार की सुगमता बढ़ाने और निवेश एवं विनिर्माण को गति देने वाले अहम प्रावधान शामिल हैं। इस विधेयक के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं आर्थिक विश्लेषक मिस्टर A.K. भट्टाचार्य। मिस्टर भट्टाचार्य, आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी में। नमस्कार, धन्यवाद। मिस्टर भट्टाचार्य, ये जो एक लैंडमार्क बिल आया है कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026, इसके महत्व को आप कैसे देखते हैं और आपके अनुसार इसमें सबसे प्रमुख की टेकअवेज जैसे हम कहते हैं क्या है? इसमें जो विदेशी जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं, जो वो विनिवेश करते हैं इस देश में, पर्टिकुलरली जो सरकारी जो सिक्योरिटीज जो हैं, उसमें जो निवेश करने से उनको टैक्स का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था, जो बर्डन था, उसको उठा लिया गया है। आपको ये मालूम होगा कि करीबन जून 2026 में जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सरकार ने एक साथ मिलकर हमारी जो देश की जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को और भी सुदृढ़ करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए थे, क्योंकि वेस्ट एशिया में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था उसमें हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज लायबिलिटीज जो हैं वो बढ़ने की आशंका लोग जता रहे थे। उस समय सरकार ने और आरबीआई ने मिलकर तय किया था कि किस तरह से हमारे देश की जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो हमारे देश में इन्वेस्ट कर सकें और इन्वेस्टमेंट की अट्रैक्टिवनेस जो है उसको बढ़ावा दे। मैं समझता हूँ कि पहला जो प्रधान जो इसका जो टेक अवे है, जिसे आपने कहा, वो है कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो पहले क्या करते थे, अगर वो सरकारी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते थे, उनका जो इंटरेस्ट जो आय होता था उसके ऊपर इनकम टैक्स लगता था। और अगर मान लीजिए वही फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को और कहीं बेचे या कैपिटल गेन्स को बुक करें तो उसमें भी उनको कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ता था। और इनकम टैक्स इंटरेस्ट का जो रेट था वो 20% था और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स का टैक्स था 30% और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का टैक्स था 12.5%। इस विधेयक से सरकार ने ये ऐलान तय कर लिया है कि 1 अप्रैल 2026 से अब ये फाइनेंशियल फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को ऐसी ना इंटरेस्ट के इनकम के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, यानी 20% टैक्स माफ हो जाएगी, और कैपिटल गेन्स टैक्स जो है वो लॉन्ग टर्म में 12.5% और शॉर्ट टर्म में 30%, ये भी टैक्स माफ हो जाएगी। उससे सरकार का मानना यह है कि ये जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो सरकारी सिक्योरिटीज में थोड़ा और बहुत पैसा लगाए, और जिससे कि लगाने से हमारी जो देश की जो बैलेंस ऑफ पेमेंट स्थिति है वो और भी मजबूत हो जाए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में बताया कि ये विधेयक मौजूदा डेटा सेंटर्स के विस्तार में और विदेशी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स को बढ़ावा देने में सहायक होगा। इससे बड़े स्तर पर विस्तार होगा और भारत में हाइपर स्केल डेटा सेंटर्स स्थापित होंगे। Of provisions providing exemption to a foreign company procuring data services from a specified data center. And this exemption is provided up to the year ending 31st March 2047. Long-term certainty so that investments come. These are big ticket investments. They have to come with a certainty which can be provided to them. The outcome that I'm expecting is to provide ease of doing business for companies, providing cloud services by way of procuring data center services in India. The amendment is also expected to enable much larger ecosystem, again, of Indian data centers, providing data center services to a foreign company. The reform will enable AI data cities in India and is expected to bring in significant investments for AI data cities in India.
there is an apprehension that this is only for foreign companies. These kind of exemptions are not going to be available for Indian companies. It's not true at all, sir. I want to explain how. This will enable, sir, current data centers to expand their footprints and services for foreign cloud service providers. दूसरा एक जो पहलू जिस पर हम आपकी राय चाहेंगे, बल्कि हम आपसे ही चाहेंगे कि आप हमें थोड़ा विस्तार में समझाएं कि जो यूपीआई हमारा जो डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम है उसको सस्टेनेबल बनाने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए जो लॉन्ग टर्म व्यू के साथ जो उसके रेवेन्यू मॉडल में कुछ बदलाव करने के लिए जो एनेबलिंग प्रोविजन आया है उसके बारे में बताएं। और जो एक स्पष्टीकरण भी आया है सरकार का जिसमें उन्होंने कहा है कि यूजर्स के लिए अभी भी यूपीआई का इस्तेमाल मुफ्त ही बना रहेगा, स्मॉल मर्चेंट्स के लिए भी। तो इसके बारे में क्या प्रोविजन है और ये स्पष्टीकरण क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। इस कानून में एक प्रोविजन का एक परिवर्तन किया गया है। वो है कि जो हमारे देश में जब 2007 में ये जो एक कानून बनी थी, पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007 जी, उसके जरिए से हमारे देश में पिछले 10 साल और 12 साल से यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के जरिए बहुत सारे पेमेंट का इंटरेक्शन होता है और डिजिटल पेमेंट होता है। ऑलमोस्ट रियल टाइम में जैसे हम बात कर रहे हैं वो पैसा मेरे से आपके पास चला जाएगा या मेरे से कोई मर्चेंट में चला जाएगा। और ये मोबाइल फ्रेंडली सिस्टम था यूपीआई। तो इसका जब 2020 जनवरी में सरकार ने ये तय किया कि इस डिजिटल पेमेंट की और भी उसको जनप्रिय बनाने के लिए उन्होंने जो एक मर्चेंट डिस्काउंट रेट होता है कि जो मर्चेंट जब पैसा लेता है तब उसको कुछ सर्विस चार्जेस देनी पड़ती हैं। वो करीबन 0.5% होता है, कभी 0.3% होता है, बहुत ही कम होता है, पर तब भी एक जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट होता है वो सरकार ने उसका विलय कर दिया। उन्होंने कहा कि जिससे कि लोग और भी डिजिटल पेमेंट को वो अपनाएं, जिससे कि जो टेक्नोलॉजी का और भी प्रभुत्व व्यवहार भी हो, इसलिए किया था। पर पिछले 5 साल में स्थिति सामान्य हुई है और इसकी जनप्रियता इतनी बढ़ गई है कि यूपीआई की पेमेंट करीबन महीने में 29 लाख करोड़ की होती है जी। तो सरकार ने ये सोचा कि इसका कॉस्ट भी बढ़ रहा है, इसका टेक्नोलॉजी का भी जो इम्पैक्ट होता है उसका भी कॉस्ट बढ़ रहा है। तो सरकार एक सब्सिडी देती है, करीबन 1500 करोड़ की सब्सिडी भी देती है। तो सरकार ने ये सोचा कि इसको हम क्यों ना कानूनी तौर से एक ऐसा एक प्रावधान लाए जिससे कि जो नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो ये यूपीआई को चलाती है उसके पास ये पावर रहे कि जब उसको जरूरत होगी वो ये मर्चेंट डिस्काउंट रेट को इन्फोर्स कर सकता है। पर सरकार ने ये भी ऐलान कर दिया है इसके साथ साथ कि ये जो इंडिविजुअल से इंडिविजुअल की जो ट्रांजैक्शन होगी उसमें कोई मर्चेंट डिस्काउंट रेट नहीं लगेगा और जो भी डिस्काउंट रेट लगेगा वो मर्चेंट और इंडिविजुअल्स के बाद उसमें भी थ्रेशोल्ड्स होंगी। जैसे मान लीजिए 1 करोड़ के ऊपर ज्यादा बिजनेस है तो उसमें लगेगा। इससे ऐसा होगा कि टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट होगी, साइबर फ्रॉड की चेक्स एंड बैलेंसेस आएंगी जी। और मैं समझता हूं कि इसमें इंडिविजुअल और जो छोटे व्यापारी जैसे खोमचे वाला है या सब्जी वाला है उसको पेमेंट करने में, क्योंकि वो तो इंडिविजुअल से इंडिविजुअल पेमेंट होती है, उसमें कोई बाधा नहीं पहुंचेगी। तो ये एमडीआर का जो इंट्रोडक्शन, ये अगर आप देखें कि लॉन्ग टर्म दृष्टिकोण से ये काफी हमारी जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम को और भी सुदृढ़ करेगा। ये भी देखेगा कि इंडिविजुअल को कोई असुविधा ना हो। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा एक कानूनी परिवर्तन है। इसमें नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की एक कमेटी है, वो कमेटी उसको देखेगी कब किस तरह से मर्चेंट डिस्काउंट रेट की लागू होगी, पर ये रेट कभी भी इंडिविजुअल से इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन के ऊपर लागू नहीं होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बोलते हुए स्पष्ट किया कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भुगतान पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा और छोटे मर्चेंट्स पर भी कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा। Will consumers pay any UPI charge? No. UPI has remained free for consumers since its launch and every Indian will continue to make instant digital payment without paying a transaction charge. चाय वाले के ऊपर, सब्जी वाले के ऊपर, ठेले वाले के ऊपर, पटरी वाले के ऊपर एमडीआर चार्ज नहीं लगेगी। छोटे मर्चेंट्स और किराना स्टोर्स हमारे
इंक्लूसिव फाइनेंशियल स्कीम्स और सरकार के ये बहुत बड़ा कमिटमेंट है फाइनेंशियल इंक्लूजन का, स्मॉल मर्चेंट्स रिमेन सेंट्रल टू यूपीआई's इंक्लूसिव ग्रोथ। उनके ऊपर हम कोई एमडीआर लगाने वाले नहीं है। एनी फ्यूचर एमडीआर विल अप्लाई ओनली टू अ लिमिटेड कैटेगरी ऑफ मर्चेंट ट्रांजैक्शंस above a certain prescribed high threshold. मिस्टर भट्टाचार्य, एक और एस्पेक्ट जो मेक इन इंडिया को एनकरेज करने के लिए कुछ सेक्टर्स को खास प्रावधान उनके लिए लाए गए हैं। अगर हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की बात करें, जिसमें हमने पिछले दशक में बहुत प्रगति देखी है, मोबाइल फोन्स एक जैसे पोस्टर बॉय है इस प्रगति के, उसके बारे में आप हमें बता सकते हैं कि किस तरह के प्रावधान हैं इस विधेयक में? जैसे विदेशी जो कंपनियां हैं, जब वो कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट या कोई कैपिटल गुड्स जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में काम में आएगा, जैसे कि मान लीजिए जो मोबाइल फोन की कंपनियां जो यहाँ पे मोबाइल फोन बनाती हैं, और आज हम बहुत सारे मोबाइल फोन एक्सपोर्ट भी करते हैं, वो मोबाइल फोन बनाने में जो टूल इक्विपमेंट टूलिंग्स की यंत्र जो आते हैं उसकी जरूरत होती है, उसके सप्लाई में जो सप्लाई होती है उनका जो टैक्स जो होता है, वो टैक्स उनको टैक्स हॉलिडे दिया गया है, जिससे कि करीबन 15 साल का, मतलब अप्रैल 1, 2026 से मार्च 2041 तक उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इससे मैं समझता हूं कि जो इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जैसे इलेक्ट्रॉनिक और भी इक्विपमेंट जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, वो बाहर से कैपिटल गुड्स और टूल्स ला सकते हैं, और जो कंपनीज उनको सप्लाई करेंगी उनके ऊपर कोई टैक्स का कोई एनफोर्समेंट नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ा एक बढ़ावा हमारे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की एक्सपोर्ट्स के ऊपर भी है और डोमेस्टिक प्रोडक्शन के ऊपर भी है। एक और जो सेक्टर जिसका मेंशन है, ग्लोबल रफ डायमंड ट्रेड को भारत में आकर्षित करने का, ये क्या पहलू है और इस पर क्या प्रमुख प्रावधान इस विधेयक में लाया गया है? देखिए, ये बताया गया है नए कानून में कि जो रफ डायमंड्स जब कोई कंपनी बेचती है, अगर सेल्स जो होता है वो अगर नोटिफाइड स्पेशल जोन में हो, वो अगर जब विदेशी कंपनी जब बेचती है उसके ऊपर कोई टैक्स अब नहीं लगेगा। पहले उनके ऊपर टैक्स नॉर्मल रेट में लगता था, अब वो टैक्स नहीं आएगा। उससे ये होगा, जैसे आप जानते हैं कि हमारी जो जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट जो है वो रफ डायमंड इंपोर्ट करती है, आयात करती है, उसको फिर प्रोसेस करके वैल्यू ऐड करके उनकी फिर निर्यात करते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो फॉरेन कंपनी अब थोड़ा झिझकते हैं, क्योंकि वो जब रफ डायमंड सप्लाई करते हैं तब उनके ऊपर टैक्स लग जाती है। इसके ऊपर एक बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट रिलैक्सेशन दिया गया है। उसके साथ साथ और एक बड़ा रिलैक्सेशन दिया गया है, वो डेटा सेंटर के ऊपर है। वो डेटा सेंटर में क्या है कि जो फॉरेन कंपनियां जो अपनी इंडियन डेटा सेंटर से जो सर्विस सप्लाई करेंगी उसके ऊपर उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो मैं पूरी ओर से अगर देखूं कि इन्वेस्टमेंट जो क्लाइमेट जो है वो टैक्स के हिसाब से देखेंगे तो उसमें काफी रिलैक्सेशन आई है, उसमें क्लैरिटी आई है और एक स्टेबिलिटी भी आई। मिस्टर भट्टाचार्य, बहुआयामी और व्यापक रूप से हमारे देश को आकर्षक निवेश गंतव्य बनाने और हमारे देश की विनिर्माण को, मेक इन इंडिया मुहिम को गति देने वाले विभिन्न प्रावधान जो हैं इस नए कानून के, उन पर प्रकाश डालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 से भारत के विनिर्माण क्षेत्र को मिलती नई मजबूती पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक A.K. भट्टाचार्य। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। सुर्खियों में